बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ प्रदेश। और इस शो में हम आपको अगले आधे घंटे बताएंगे कि आज किस तरह का कारोबार था पूरे दिन बाजार में, कौन कौन से सेक्टर में तेजी थी और मंदी थी, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं कि आज मार्केट में दिन भर किस तरह की चाल थी। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। डिम्पी बताइए। ये हफ्ता मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इस बीच पूरे ही हफ्ते के अंदर बाजार ने जो एक अच्छा काम किया वो ये था, अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी ने इस पूरे 18,000 के लेवल को अच्छे से मेंटेन किया। बैंक निफ्टी ने 41,000 के लेवल को अच्छे से मेंटेन किया। बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी आई, जैसे कि यूएस से 75 बीपीएस की फेडरल बैंक की उन्होंने दरें बढ़ाई हैं, लेकिन उसको भी मार्केट ने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। कुल मिला के ये हफ्ता मार्केट के लिए एक विन विन सिचुएशन में रहा, जहाँ पे इंडाइसिस की कुछ चर्निंग होती हुई दिखी। कुछ ऐसे इंडाइसिस चले जो पहले थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन उनकी वेटेज के हिसाब से अब उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया। सबसे पहले आते हैं कि इंडाइसिस में टोटल ओवरऑल गेन कैसे मिला। अगर आप निफ्टी का टोटल गेन देखेंगे तो करीब करीब 2% का रहा है। छोटे और मझोले शेयर्स का इंडेक्स भी करीब करीब 2% बढ़ा है और बैंकिंग इंडेक्स के अंदर भी करीब 0.25 से 1% तक की तेजी आती हुई दिखी है। ध्यान रखा जाए कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 400 पॉइंट ही दूर है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीब करीब 400 पॉइंट दूर है। आ जाते हैं सेक्टर्स गेन कौन कौन से हुए हैं। मेटल इंडेक्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा, करीब 7% तक का रिटर्न यहाँ पे आया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और मीडिया के शेयर भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चले, खासकर जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी, इन्होंने मीडिया शेयर्स को काफ़ी बज़ दिया है। इसके अलावा फाइनेंस के काउंटर्स में भी मजबूती आती हुई दिखी है। लास्ट में रिलायंस की वेटेज की वजह से एनर्जी पैक भी काफ़ी ज़ोर से आपको चलता हुआ दिखा। इसके अलावा जो सबसे कम चलने वाला सेक्टर था वो था ऑटोज़, क्योंकि ज़्यादातर के सेल्स के नंबर या एक्सपायरी से ठीक पहले उनमें शॉर्ट कवरिंग आ चुकी थी, इसलिए हफ्ता उनके लिए काफ़ी डल था। आ जाते हैं गेनर्स पे। इस हफ्ते के निफ्टी के कौन कौन से गेनर्स थे। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के अंदर शामिल होने के बाद इस हफ्ते सबसे तेजी से चलने वाला शेयर बना और इसने एक ही हफ्ते के अंदर करीब 15% तक का रिटर्न दे दिया। बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब का रिटर्न करीब 6 से 10% के आसपास था। इसके अलावा डिविस्लैब और हिंडाल्को का रिटर्न भी करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही हमको आता हुआ दिखा। लूजर्स की कैटेगरी अगर आप चेक करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, ये दो शेयर्स के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुक हुआ है। करीब करीब 4% अपने हाई से टूटे हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प चल ही नहीं रहा, 2% ही इसने इस हफ्ते भी आपको नुकसान पहुंचाया होगा। अगर छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आप पहुंचे तो वहां पे आपको दिखेगा एलेम्बिक फार्मा के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये शेयर करीब 20% चला है। इसके अलावा डालमिया भारत, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे शेयर्स भी करीब 10% के रिटर्न देने में कामयाब हुए हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर वीक काउंटर्स ढूंढ रहे होंगे तो पूरे हफ्ते के अंदर जो कमज़ोर था वो था LIC हाउसिंग। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 11% ये शेयर नीचे हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से। कंसाई नेरोलैक, अजंता फार्मा जैसे शेयर्स भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। तो कुल मिला के इस हफ्ते के अंदर इंडाइसिस रेंज के अंदर रहे, सेक्टोरियल चर्निंग हुई है और मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हुई है। अगला हफ्ता कुछ मैक्रो इवेंट्स के साथ फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बाजार कैसे आगे और बढ़ता है या फिर इसी रेंज में रह जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये था मार्केट का एक्शन अभी डिम्पी आपको बता रहे थे। और इस हफ्ते हमने देखा कि हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन अच्छी मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार ने क्लोजिंग दी है। चलिए इस बीच एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त आशीष महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर से। थैंक यू सो मच आशीष जी, समय देने के लिए अपना ईटी नाउ प्रदेश को। क्या लग रहा है आपको इस हफ्ते का बाजार में तो काफ़ी उतार चढ़ाव था, लेकिन फाइनली हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई वो हमने 18,000 के ऊपर ही देखी। अब क्या लग रहा है आपको बाजार का जो 52 वीक हाई का लेवल है जो कि 18,200 से 300 के पास है, क्या अगले हफ्ते हम वो टेस्ट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा रिस्पेक्ट तो ये हुआ कि जो फेड का इवेंट था वो ओवर हो गया। हमने हमेशा देखा है जब भी फेड ने रेट हाइक किया और उसके बाद में बाजारों ने उसको पॉजिटिव लेके इंडाइसेस में हमने इजाफा ही होता देखा, क्योंकि जब पहली बार रेट हाइक हुआ था तब निफ्टी 15,600-700 के लेवल पे था। तो बिल्कुल वहां से हमने अच्छा रिबाउंड होते देखा है। और एक चूंकि बड़ी इवेंट ओवर हो गया है तो मुझे लगता है कि दोबारा से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाजारों में आ रहे हैं। बेशक जो बड़ी इवेंट का वेट करते हुए साइडलाइन में बैठे थे वो भी मार्केट्स में दोबारा से एंट्री कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि जो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स वाली और जो डोमेस्टिक थीम वाली कंपनीज हैं, वो मार्केट को बढ़ाती रहेंगी। तो जैसे पावर हुआ, डिफेंस है, रेलवे है, सीमेंट है, स्टील है, ये सारे वो सेक्टर हैं जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सेक्टर मार्केट को आगे बढ़ाता रहेगा। और जैसा आपने कहा कि शायद इस वीक में, क्योंकि थोड़ा छोटा वीक है ट्यूसडे हॉलिडे होने के कारण से, तो ये वीक नहीं तो अगले वीक में तो बिल्कुल बाजार आपको नई ऊंचाइयों पर मिलेगा। बिल्कुल। तो अगला हफ्ता हम देखेंगे कि अगले हफ्ते और आने वाले समय में नई ऊंचाई को छूते हुए नई 52 वीक हाई को बाजार टेस्ट करते हुए नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ा इवेंट का जो हैंगओवर था वो तो खत्म हो चुका है। फेड का फैसला आ चुका है और थैंकफुली आरबीआई की तरफ से भी ज़्यादा कुछ बड़े अनाउंसमेंट और बड़ी घोषणा अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो अब आने वाले समय में ये तेज़ी बरकरार ही रह सकती है। कौन कौन से सेक्टर पर आशीष जी आपकी नज़र रहेगी आने वाले हफ्तों में? मेरा मानना है जो जैसे मैं कह रहा था आपसे कि जो इंडिया स्पेसिफिक है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड सेक्टर है, वो परफॉर्म करते रहेंगे। तो जैसा एक सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो अभी थोड़ा बीटन डाउन है, बिल्कुल इसको अब दोबारा से बाइंग लिस्ट में रखना चाहिए। ऐसे स्टील भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अब निवेश के मौके मेटल में ओवरऑल देखे जा सकते हैं, क्योंकि फेड की इवेंट ओवर होने के बाद में दोबारा से हमने मेटल में बाइंग आता देखा। तो यहाँ पे हिंडाल्को, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट में मेरा मानना है अंबुजा सीमेंट, एसीसी और अल्ट्राटेक तीनों काफी मजबूत नजर आते हैं। और ऐसे ही रेलवे के स्टॉक में मेरा मानना है कि जो राइट्स आर और आरबीएनएल, ये दो स्टॉक मुझे यहाँ पसंद है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमने देखा है इस क्वार्टर में बिल्कुल टर्न अराउंड क्वार्टर हो गया है, क्योंकि हर बैंक की तरफ से काफी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। तो कुछ छोटे बैंकिंग स्टॉक जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक जैसे स्टॉक में मुझे यहाँ वैल्यू नजर आ रही है। चलिए, तो ये राय आपकी आशीष जी की तरफ से सेक्टर पर मिल गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के सौरभ मुखर्जी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि रिलैक्सो फुटवेयर और जीएम फॉडलर में निवेश के काफी बेहतर मौके दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़े बाई फार यू आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर इन इंडिया। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तब सारे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स पर प्रेशर आता है। जो हमारे निवेश की जिंदगी का तजुर्बा है कि जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, जो बाहुबली प्लेयर होता है, सबसे सुदृढ़ प्लेयर होता है, उसका काम है रॉ मटेरियल कॉस्ट को अपने अपने भाव को उस प्रकार से ना बढ़ाए जिससे कि मार्केट शेयर लॉस हो। भाव को, रॉ मटेरियल कॉस्ट मानिए 10% बढ़ रहा है, अपने भाव को बढ़ाए 7-8% और अपने कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर छीन ले। ये जो हमारे ख्याल से जो ये जो रवैया रहता है, ये हमने हमारे इन्वेस्टिंग कंपनी में रिपीटेडली देखा है। हमने पीडिलाइट में देखा है, एशियन पेंट्स में देखा है, एस्ट्रल पॉली में देखा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट मानिए 10% मारेगी, हमारे इन्वेस्टिंग कंपनी 7-8% भाव चढ़ाएंगे, अपने वर्किंग कैपिटल को सुधारेंगे, अपने पैसा जल्दी पाने के सारे सिस्टम्स को इंप्रूव करेंगे, कैश फ्लो निखारेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर को प्राइस में तोड़ के कॉम्पिटिटर से धंधा उठा लेंगे। सो हमारी जो उम्मीद है कि रिलैक्सो और करेगा, जो लास्ट 3-4 महीने में रिलैक्सो ने किया है, जिसमें भाव तोड़ा है, जितना रिलैक्सो भाव तोड़ेगा, लो एंड ऑफ द मार्केट जहां पे मेरे ख्याल से 70% सप्लाई इनफॉर्मल है, ब्लैक इकोनॉमी वाले प्लेयर हैं, लो एंड मार्केट में भारी कंसोलिडेशन कर सकता है रिलैक्सो बाय स्क्वीजिंग प्राइसेस एंड ड्राइविंग आउट द इनफॉर्मल सेक्टर, जो मेरे ख्याल से 70% ऑफ द लो एंड मार्केट है। चाइना ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंडस्ट्री का राजा है। एपीआई है दवाई का चूरन, जैसे मैं दवाई खा रहा हूँ, इसका चूरन है एपीआई। इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को एपीआई बोलते हैं। करीबन $250 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री है। चाइना इसमें से $200 बिलियन का एपीआई बनाता है। इंडिया केवल $30 बिलियन का एपीआई बनाता है। सारे जो आसार हैं, सारे ग्लोबल जो इंडिकेशंस हैं, जो हमारे यूएस में क्लाइंट से बात हो रही है,
एपीआई इंडस्ट्री, यूएस सरकार चाहती है कि यूएस का डिपेंडेंस चाइना के एपीआई पे कम किया जाए, यूरोपियन सरकार चाहती है कि चाइना पे डिपेंडेंस कम किया जाए। तो अगर आप मानिए केवल $50 बिलियन, चाइना की $200 बिलियन की एपीआई इंडस्ट्री है, कि इवन 1/4 इंडिया आ जाए, इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री अगले 3-4 साल में डबल होने वाली है हमारे ख्याल से, राइट। अगर ये इंडस्ट्री डबल होगी, इसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया के सबसे बड़े एपीआई मैन्युफैक्चरर डिवीज लैब को होगा। इसलिए हम दबा के डिवीज और खरीद रहे हैं, 2-3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। मार्केट हमको पूरा मौका दे रहा है, बिकॉज मार्केट गलत, मेरे ख्याल से गलती करके डिवीज का भाव दबा रहा है, और हम इसको खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा एपीआई प्लेयर इंडिया में, जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना के एपीआई मार्केट शेयर लॉस से, इंडिया के गेन से डिवीज को फायदा होगा। एपीआई बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, जो इंटरमीडिएट्स चाहिए, वो सप्लाई करते हैं कंपनीज लाइक अल्काइल अमीन्स, कंपनीज लाइक पोशाक। तो हम उसमें पैसा लगा रहे हैं। और उसके भी नीचे अगर हम जाए, जिस कटोरे में, जिस ग्लास कंटेनर में आप ये सारा सामान बनाते हो, केमिकल्स और दवाई बनाते हो, वो जीएमएम फॉडलर बनाता है। इसलिए हमने जीएमएम फॉडलर में काफी साल से बड़ा पोजीशन बना के रखा है। तो एक पूरा सप्लाई चेन है जो मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में डबल हो जाएगा। उसका फायदा उठाने के लिए हम निवेश कर रहे हैं। तो ये थे सौरभ मुखर्जी बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब कुछ और भी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। आशीष जी, ऑटो नंबर्स इस बार जो आए हैं उसे आपने कैसे देखा और उस पूरे सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो देखने को मिला वो एस्कॉर्ट्स के नतीजों में मिला। जो एस्कॉर्ट्स का ट्रैक्टर सेल था वो उम्मीद के कम आया, बट अदरवाइज सारी कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर ही परफॉर्म किया है। तो क्योंकि लास्ट करस्पॉन्डिंग जो क्वार्टर था वहाँ सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे और कोविड के बाद जस्ट मार्केट ओपन अप हो रहा था। बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा कि गणपति फेस्टिवल भी था, उसके बाद दिवाली भी इस बार जल्दी था, तो नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए। बट क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में एक बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर बनता है, तो वही हो रहा है इन स्टॉक में। और मेरा मानना है मारुति 9,000 रुपए के आसपास, या टीवीएस मोटर में यहाँ से 20-25 रुपए का करेक्शन और आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी बैट रहेगी एक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको ऑटो स्टॉक्स में दे दी गई। मारुति काफी अच्छा लग रहा है, आप इस पर नजर रख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए 18 हाउस विदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और इस बीच आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, अपने अंतिम चरण पर ही है। ऐसे में ये पूरे रिजल्ट सीजन को आपने कैसे एनालिसिस किया और इसको देखते हुए फिर आने वाले क्वार्टर के लिए कौन कौन से सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री को देखते हुए, नतीजों को देखते हुए? जी, इनफैक्ट जो आपको बाजारों में तेजी दिख रही है वो अच्छे नतीजों का ही आउटकम है। क्योंकि यदि आप यूएस मार्केट या दूसरे मार्केट्स देखें तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नतीजे आए नहीं। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो इंस्टीट्यूशन निवेशक हैं उन्होंने काफ़ी एग्जिट किया इक्विटी मार्केट्स में। और जो रिसेशन के फेयर के चलते हुए भी काफ़ी एग्जिट हो रहा है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में, तो उसका काफ़ी बेनिफिट हमें मिल रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो ये हमारे इंडिया की कंजम्पशन लेड सेक्टर्स हैं, जो मोनोपोली वाले सेक्टर्स हैं, अब उनको चेस किया जा रहा है। तो ये रीज़न है कि आपको रेलवे के स्टॉक्स जो 2-3 साल तक कोई नहीं देखता था उन स्टॉक्स की तरफ, वहाँ पर बाइंग हो रहा है। जो डिफेंस के स्टॉक्स सबड्यूड रहते थे, अब उनको चेस किया जा रहा है। क्योंकि आज रेलवे का बजट 1.25 लाख करोड़ का है, डिफेंस का परचेज का बजट करीब 1.5-2 लाख रुपए करोड़ का है। और यदि ज्यादातर वो मेक इन इंडिया हो जाते हैं तो बेनिफिट इन कंपनीज को ही मिलने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि सबसे पहले तो मेरा मुझे पीएसयू बैंक्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये सब बड़े टर्न अराउंड स्टोरी है और जो मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू है वो काफी अट्रैक्टिव है। तो बिल्कुल पीएसयू बैंक्स पर सिलेक्टिवली नजर रखना चाहिए। ऐसा ही मेरा मानना है कि स्टील में जो वर्स्ट है वो खत्म हो गया है, तो यहाँ पर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल के स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा रेलवे में राइट्स और आरबीएनएल जैसे स्टॉक हैं।
ऑलराइट, तो रेलवे है, पीएसयू बैंक है, हमने देखा था कि सरकारी बैंकों में भी जब जैसे जैसे नतीजे आए काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो इन तमाम सेक्टर पर आप आगे के लिए भी नज़र रख सकते हैं। नतीजे अगले क्वार्टर भी अच्छे रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर ही फोकस करते हैं। और सोमवार को डीवीज लैब के नतीजे भी आने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। पंकज बताइए। अगर हम आंकड़े देखें, डीवीज़ के नंबर्स आने वाले हैं। 2100 करोड़ का सेल्स पे स्ट्रीट पे सेल्स एस्टिमेट है और मार्जिन नंबर 35% के करीब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इनका एक पर्टिकुलर ड्रग है मोनोपिवीर। मोनोपिवीर ड्रग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग है और ये पर्टिकुलर जो ड्रग है वो 2 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रहा है। ये क्वार्टर में आशा है कि वो और डिक्लाइन होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उससे मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आता है और कितने हद तक ये अपने कॉस्ट बचा के मार्जिन बेटर कर सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के दाम बढ़ा के कर सकते हैं, ये स्ट्रीट डेफिनेटली देखना चाहेगा। 2 क्वार्टर से लास्ट आप कॉन्स्टेंटली अर्निंग्स डाउनग्रेड देख रहे हैं डीवीज पे। इसके लिए मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैनेजमेंट न्यू लॉन्चेस, न्यू केपेक्स, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के बारे में क्या कमेंट्री देता है, क्या उनके आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, ये स्ट्रीट को जानने में बहुत ही दिलचस्पी रहेगी मंडे को जब नंबर्स आ जाएंगे। मार्जिन की मेन नंबर रहेगा और अगर वो 35% से कम आया तो प्रॉबेबली स्ट्रीट में एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर आएगा। बिल्कुल, तो ये थे डीवीज लैब के नतीजे। आशीष जी, इस बार के फार्मा कंपनियों के जो नंबर्स आए हैं इन्हें आपने कैसे एनालिसिस किया? ये जो सन फार्मा जैसी कंपनियों के नतीजे आए वो काफी एनकरेजिंग आए, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट काफी फोकस किया और अच्छे मार्जिन पे भी काम किया। तो हमने देखा कि एक अच्छा खासा रन अप देखने को मिला वहाँ पर। ऐसे ही जो सिप्ला है उसने काफी अच्छा डोमेस्टिक मार्केट में कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि डीबी जैसी कंपनियां जो ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है वहां पर प्रेशर रहने वाला है। तो मेरा मानना है कि करीब 3000 करोड़ का मुनाफा था डीबीज का लास्ट ईयर में, और यदि एस्टिमेट्स देखें आपके तो करीब 1350-1400 करोड़ के बीच में ही ये अच्छे फर्स्ट हाफ रहने वाला है। तो स्ट्रीट को यही थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी डीबी जैसी कंपनियों में। तो मेरा मानना है यहाँ पर हमें जो लीडर स्टॉक है जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, उनके साथ में रहना बेटर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ जाइए फार्मा में। ये तो बात हुई नतीजे की, लेकिन अगले हफ्ते बाजार में और कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जहां पर कि आपकी नज़र होनी चाहिए, बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार से। छोटा हफ्ता रहने वाला है मगर काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है। अगर हम देखें नवंबर 8 को मार्केट्स बंद रहने वाले हैं, मगर नवंबर 11 को इंडिया का सितंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाला है। अगर हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो शुरुआत करेंगे यूएस बाज़ारों से। सितंबर होलसेल इन्वेंट्रीज, मिड टर्म इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी होगी नज़र। अक्टूबर सीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है यूएस के बाज़ार को लेकर, जो नवंबर 10 को आएगा। अगर हम यूके की बात करें तो उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी डेटा है ये भी अगले हफ्ते आएगा, तो इस पर भी नज़र बनाए रखेगा। यूरोजोन के रिटेल सेल्स नंबर भी आएंगे नवंबर 8 को, तो ये भी फोकस में रहेंगे। चाइना की बात करें तो पीपीआई, सीपीआई और एफडीआई डेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ है जो ट्रैक करने चाहिए। और जापान का भी पीपीआई डेटा और उनका जो बीओपी करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी आएगा अगले हफ्ते। ग्लोबल अर्निंग्स की बात कर लेते हैं तो वॉरेन बुफे की बर्कशायर हैथवे की तीसरे तिमाही के नतीजे पर होगी नज़र। डिज्नी, निंटेंडो, डाइकिन इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी सारे ऑटो शेयर्स जैसे कि मित्सुबिशी, सुजुकी मोटर, होंडा मोटर, कुबोटा, निसान मोटर जैसे सारे शेयर्स भी फोकस में रहेंगे। सॉफ्ट बैंक ग्रुप भी अपने नतीजे रिपोर्ट करेंगे अगले हफ्ते। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो नाइका, फिनो पेमेंट्स बैंक, पीबी फिनटेक, ये सारे शेयर भी आपके रेडार पर होने चाहिए। प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है अगले हफ्ते, और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। यूरोजोन के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक होने वाली है ब्रसल्स में नवंबर 7 को। इसके अलावा ट्विटर के शेयर्स डीलिस्ट होने वाले हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। इलन मस्क अपना टेक ओवर कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के चलते ये स्टॉक्स डीलिस्ट होंगे नवंबर 8 को। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज, इवेंट्स, अर्निंग्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त हो चुका है गेस्ट कॉल्स का। आशीष जी, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन आज के लिए कौन सी होंगी?
जी, दो कॉल रहेंगे मेरे, एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप। लार्ज कैप में मेरा जो पिक रहेगा वो अडानी पोर्ट और एसईजेड रहे। मेरा मानना है जो एक गिरावट हमने देखा था 980 रुपए से, ऑलमोस्ट अब स्टॉक 860 रुपए पर आ गया है, तो अब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आते हैं क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो काफी बेहतरीन रहे थे अडानी पोर्ट एसईजेड के। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 13 पोर्ट है उनके पास में, लॉजिस्टिक के वो सबसे बड़े प्लेयर हैं। और जो एसईजेड है उनके पास में करीब 12,000 हेक्टेयर लैंड है जो मोनेटाइज होना बाकी है, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो स्मॉल कैप क्षेत्र से धनलक्ष्मी बैंक। मेरा मानना है 13 रुपए के आसपास इस स्टॉक को परचेज करना चाहिए क्योंकि 35 रुपए बुक वैल्यू है। और अब जो एक बिड्स आ रही हैं इस बैंक को टेक ओवर करने की, वो इस स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल जारी रखेगी। तो बिल्कुल धनलक्ष्मी बैंक भी आपको स्मॉल कैप बैंक में आपकी रडार पे होना चाहिए। ठीक है, तो अदानी और धनलक्ष्मी बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। ऑलराइट आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आज के दिन हमारे साथ मार्केट पर और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना उस प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।